आज की सुबह एक खास सुबह है। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप अपनी लाइफ में योग में से ऐसा क्या अपना सकते हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब कहूँ, अपने आप को थैंकफुल कहूँ, ब्लेस्ड कहूँ कि सिर्फ 11 साल की उम्र पे मुझे मौका मिला कि मैं योग के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाया। वैसे तो सिर्फ मैं 4 साल की उम्र पे जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कभार मेडिटेशन सीखने के लिए भेजा तो मेडिटेशन के साथ तो कनेक्ट हुआ, मगर 11 साल की उम्र पे हमारे वहाँ उन्होंने एक टीचर को इनवाइट किया और मैं और मेरे पेरेंट्स वो टीचर के साथ बैठ करके योग सीखना शुरू किए। मेरा ये मानना है कि अगर एज अ पेरेंट आप ये सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र पे योग के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। वैसे वो काफ़ी सारे फ़ायदे आज मैं आपके साथ शेयर तो करने जा रहा हूँ, मगर उससे भी बढ़ कर के जब 11 साल की उम्र पे आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, प्रैक्टिस करने को मिली। ऑलमोस्ट 12-13 की उम्र से तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने वो नॉलेज शेयर करना शुरू किया। मेरे टीचर ने मुझे इतने अच्छे से तैयार किया था कि जिसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि उनके सपोर्ट की वजह से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी योग में अपने जीवन के लिए अपना सका। 14 साल की उम्र पे योग की एग्जामिनेशंस मैंने पास की और मैं योगाचार्य बन पाया। मगर ये तो मेरी बात थी। इम्पॉर्टेंट ये है इसमें से कि जब मैं बरसों से लोगों को योग सिखाते रहा तो काफ़ी बरसों तक सुबह जल्दी उठना, 4 से 6 के बीच में योग साधना करना, ये सारी प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए योग जब मैं समझ पाया तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई स्कूल नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए, ऐसे कोई इंसान नहीं होने चाहिए कि जिनकी लाइफ में योग ना हो। आज सुबह का श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका बहुत ही सुपर्ब स्टेटमेंट है कि योग को चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, दोनों के जीवन के लिए अपनाना ज़रूरी है। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने हमें अष्टांग योग दिया आज से कई हजार साल पहले, उन्होंने अष्ट योग यानी कि ये जो 8 पार्ट है योग के, उसे हमारे जीवन के लिए जो अपनाने के लिए हमें बताया गया है, उसमें से आप सभी आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन के बारे में तो जानते हैं, मगर आज सुबह मैं आसन और प्राणायाम की ओर आपको लेकर चलूं उससे पहले मैंने सोचा क्यों नहीं ये 8 पार्ट को हम अच्छे से समझें। ये जो 8 पार्ट है उसमें सबसे पहले 2 है यम और नियम। बहुत कम जगहों पर यम और नियम को कहीं पर भी लोगों ने बताया तो सिखाया, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते भी हैं। 3rd और 4th है आसन और प्राणायाम, जिसके बारे में आप सभी कॉमनली जानते हैं। आसन यानी कि शरीर की कुछ ऐसे पोस्चर्स कि जिसके द्वारा बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को भी हील करने का मौका मिले, स्ट्रेचिंग मिले, फ्लेक्सिबिलिटी मिले। प्राणायाम वो है हमारी सांसों की एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। अब जब आप सांसों की एक्सरसाइजेस करते हैं तो इंटरनल क्लिनजिंग में और बॉडी के ऑर्गन्स को तंदुरुस्त रखने में हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार का मतलब है कि हमारी संवेदनाओं पर कंट्रोल लेकर आना। धारणा और कुछ नहीं है मगर कंसंट्रेशन या फिर कोई चीज़ को धारण करना है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन और समाधि, दैट इज टोटल वननेस। अब इसमें से आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यम और नियम के ऊपर। फ्रेंड्स, यम और नियम को बहुत कम जगह पर महत्व दिया गया है, मगर आज मैं यम और नियम पर इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने इतना भी समझ करके अपना लिया तो भी काफ़ी है, हमारे जीवन में टोटल बदलाव आ सकता है। सबसे पहले
जब मैं आपके साथ अब यम और नियम के बारे में कुछ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, इन केस आपके पास कुछ लिखने के लिए है, फॉर श्योर यू कैन मेक नोट्स, या फिर ज़रूर आप याद रख सकते हैं। और यम और नियम के बाद मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ आसन और प्राणायाम की ओर, कि कैसे हम फिजिकली अपने बॉडी को तंदुरुस्त रख सकते हैं। काफ़ी सारी बातें हैं उसमें से जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। मगर सबसे पहले यम और नियम की बात करें तो यम में सबसे पहले आता है अहिंसा। अहिंसा या अहिंसा, जो भी ये शब्द सबसे पहला दिया गया है वो है नॉन वायलेंस, हिंसा ना करना। अब ये तो आप समझते ही है कि किसी पर हाथ ना उठाना, किसी को शारीरिक रूप से नुकसान ना पहुंचाना, मगर इसमें मैं एक और रिक्वेस्ट ऐड करना चाहूँगा कि अपने शब्दों के द्वारा भी किसी को तकलीफ ना देना। सी, स्पीक विथ कंपैशन, ये पॉइंट कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा मिसिंग देखा जाता है। जैसे कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो कहीं पर रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करना, थैंक यू बोलना, कहीं कहीं ये बातों को थोड़ा सा मिसिंग देखा जाता है हमारे कल्चर में। क्यों नहीं आज से हम वो शुरू करें। हम शब्दों के द्वारा भी काफ़ी सेवा कर सकते हैं, ना कि सिर्फ मंदिर में जाकर दान करना या ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। मगर जब भी कोई भी हमसे मिले, वी मेक श्योर कि हम उन्हें इस तरह से बात करें कि जहाँ पर हमें मिलने के बाद उनकी एनर्जी बढ़े, ना कि कम हुई हो। साथ ही साथ यम में सेकंड पार्ट आता है और वो है सत्य, यानी कि ट्रूथफुलनेस। दोस्तों, कुछ लोगों को आदत है बिना वजह झूठ बोलने की। सिंपल सा एग्जाम्पल, 9 बजे पहुंचने के लिए कहा हो और वो अपने घर से निकले भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद जब फ़ोन आए दोस्त का कि कहाँ पर पहुंचा और वो जवाब देता है कि बस 2 मिनट में पहुंचा। बिना वजह झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पैथोलॉजिकल लायर्स बन जाते हैं, बस उनका एक स्वभाव है, आदत है। और मैं हर एक परिवार से भी कहना चाहूँगा जो अभी मुझे सुन रहे हैं कि अपने परिवार को और दोस्तों को स्पेस दीजिए कि वो सच बोल सके। मतलब कि काफ़ी बार उनको अगर आप वो फ्रीडम नहीं देंगे, आप उनके साथ पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो वो हमेशा आपसे बातें छुपाएंगे। खास करके बच्चे अपने माता पिता से बातें तभी छुपाते हैं जब माता पिता कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बच्चों की गलतियां स्वीकारने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। तीसरा, और वो है अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। जो अपना नहीं है वो छीन कर लेना नहीं। अगर कोई आपका हक का पैसा है, कोई आपकी हक की चीज़ें हैं, ज़रूर ठीक है आप मांग सकते हैं, मगर जो अपना नहीं है उस पर नज़र ना रखनी। काफ़ी बार दूसरों ने क्या कमाया उस पर जो हमारा ध्यान या फोकस है वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। चौथा, ब्रह्मचर्य। ये शब्द को लेकर लोगों को थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। मैं सिर्फ एक ही शब्द देना चाहूँगा, सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप। आप में से जो भी शादीशुदा है या कोई रिलेशनशिप में है, मेरे हिसाब से आपके फ़ोन में तो कोई पासवर्ड या लॉकिंग नहीं होगा, राइट? ज़रा सोचिए, आज अमेरिका में 10 में से 5 डिवोर्स व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से हो रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी वाइफ तो अपने हस्बैंड को अपने फ़ोन के पासवर्ड देकर रखिए, क्योंकि अगर आप एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहते हैं तो उनसे क्या छिपाना और क्यों छिपाना। सो मेक श्योर कि आप वो ऑनेस्टी बरकरार रखें। एंड यम में जो 5वां और आखिरी है, दैट इज़ अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है किसी के प्रति कोई बुरी भावना ना होना, डिटैच रहना। अब वैसे तो आज के ज़माने में जब से सोशल मीडिया आया है ये और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज हमारे अंदर फोमो बढ़ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम देखते रहते हैं किसी ने आईफोन खरीदा, किसी ने नई गाड़ी खरीदी, किसी के एंगेजमेंट हो रहे हैं, कोई दुबई घूमने के लिए गया है। अब ये सारी चीज़ें जब सोशल मीडिया में हमें दिखाई पड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाता है कि यार वो इतना सुखी क्यों है, या फिर उसे ही अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है, वो इतना तरक्की क्यों कर रहा है। और वो जो नेगेटिव इमोशंस खड़े हो रहे हैं वो आपकी कोई मदद
नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से किसी के प्रति के नेगेटिव इमोशंस आपकी प्रोग्रेस ही रोक रहे हैं। जो लोग अभी अभी मुझे ज्वाइन हुए हैं लाइव, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम योग के जो 8 पार्ट है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें यम और नियम की बातें पहले कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है योग का मतलब है सिर नीचे करके पैर ऊपर कर देना, बस उसी को योग कहा जाता है। नहीं दोस्तों, यम और नियम ही नहीं है जो फाउंडेशन है अगर योग के, तो फिर बिल्डिंग बनाना, आसन प्राणायाम तक जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ही स्ट्रांग नहीं है तो वो बिल्डिंग को खड़ा करके हम क्या करेंगे। तो पहला था यम, जिसमें हमने 5 चीज़ों को सीखा, समझा। अब है नियम। नियम के अंदर भी और 5 चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहला है शौच, यानी कि प्यूरिफिकेशन। शारीरिक रूप से अपने बॉडी को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो ब्रश हो सकता है, या फिर टंग क्लीनिंग हो सकता है, या फिर वो बाहर से अपने बॉडी को नहाना, तो साफ सुथरा रखना, वो कोई भी रूप से बेसिकली क्लीनलीनेस को अपनाना। अब हमारे देश में स्वच्छ अभियान तो चल ही रहा है और हम ये भी जानते हैं क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस, कि जहाँ पर स्वच्छता है वहीं पर भगवान और ईश्वर बसते हैं। और इस वजह से क्लीनलीनेस में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। आज इस योगा डे से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने आसपास मोहल्ले को, सोसाइटी को क्लीन रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, डस्टबिन में ही कचरा डालेंगे। Along with that, जो सेकंड है वो है संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष में ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ लोग सिर्फ मोर 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 के पीछे लगे हुए हैं। मतलब कि कुछ लोगों को लगता है सिर्फ ज़्यादा कमाना ही लाइफ है, ज़्यादा सफल हो जाना ही लाइफ है। उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मैंने हर एक अमीर इंसान को हमेशा खुश नहीं देखा है, लेकिन जो हमेशा खुश रहते हैं उनको मैंने हर बार अमीर होते हुए देखा है। यानी कि संतुष्ट रहना ज़रूरी है। लाइफ में हासिल करना आवश्यक है, मगर उसके साथ साथ अगर आपने जो हासिल किया है उसे आप एंजॉय करना नहीं सीखेंगे तो आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे। यहाँ पर एक बहुत पावरफुल वर्ड मैं आपको देना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में वो वर्ड लिखिए, थैंकफुलनेस या फिर ग्रैटिट्यूड, या हिंदी में आभार की भावना। दोस्तों, अगर ये शब्द भी आज के सेशन से आपके अंदर उतर जाता है और आप हर दिन थैंकफुल होना शुरू कर दे तो बस बहुत हो गया। मेरी एक नई बुक जो लॉन्च हो रही है, चेंज योर लाइफ, उस बुक में हमने पहले ही चैप्टर में ग्रैटिट्यूड पर काफ़ी वज़न दिया है। मैं लोगों को एक चार्ट बनाने के लिए कहता हूँ जो है ग्रैटिट्यूड चार्ट, कि आपके रिश्तों में ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिसे लेकर आप थैंकफुल हैं। आपके बॉडी को लेकर ऐसा क्या है कि आप थैंकफुल महसूस करते हैं। मतलब कि अगर आप अभी सांसें ले पा रहे हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट। आप चल पा रहे हैं बिना सपोर्ट, बी थैंकफुल फॉर दैट। आज आपको योगा डे पर अगर आसन करने का मौका मिला, प्राणायाम करने का मौका मिला, बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर आज आपको ये सूरज की रोशनी मिल रही है, बी थैंकफुल फॉर दैट। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर हम आभारी हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट। ऑटोमेटिकली हम जो कंटेंटमेंट की बात कर रहे हैं, संतोष की बात, वो हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है नेचुरली, जो हमेशा हमें पॉजिटिव इमोशन से भरा रखने वाला है। उसके साथ नियम में जो तीसरा है दैट इज तपस, कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है, तप करना ज़रूरी है। वो भक्ति के रूप में भी हो सकता है और मेडिटेशन के रूप में भी हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने के लिए मैं एक रूल देना चाहूँगा, सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए, चाहे वो 5 बजे हो, 7 बजे हो या 9 बजे हो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत जल्दी उठ जाइए, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप जो भी उठने का टाइम फिक्स करें उससे 1 मिनट भी कभी देरी से नहीं उठना है, और उठ कर के सुबह के 2 घंटे का टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप रेगुलर बेसिस पर क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 7 बजे उठकर आप वॉक पर जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं, वो जो भी है।
बट मेक श्योर सुबह 1 से 2 घंटे एक डिसिप्लिन को आप अपनाएं। उसमें प्रार्थना भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकता है, वो जो भी आपको अच्छा लगता है। मगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट में लिखिए कि आप हर सुबह कितने टाइम पर रेगुलरली अब उठने वाले हैं। डिसाइड कीजिए आज से। सी योगा डे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज सुबह जल्दी उठ कर के योगा करें। दैट इज समथिंग जो आप पूरे साल करेंगे एंड दैट इज समथिंग जो आप अपने स्वभाव, अपनी आदत में बिठा लेंगे आज से। उसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। अलॉन्ग विद दैट अब 2 पॉइंट बाकी है यहाँ पर नियम के, और वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्टडी करना, पढ़ाई करना। यहाँ पर स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई की मैं बात नहीं कर रहा। योग में जो स्वाध्याय के बारे में समझाया गया है उसका मतलब है कि आप सेल्फ के बारे में पढ़ाई करें, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ाई करें। देखिए, स्पिरिचुअलिटी हमारे शरीर में जैसे स्पाइन है, बैकबोन है, एग्जैक्टली वैसे आपकी लाइफ के लिए बैकबोन है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज पाए, सेल्फ के बारे में जाने और सीखे, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपकी लाइफ इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। सिर्फ किताबी नॉलेज, सिर्फ आईक्यू पर फोकस ना कीजिए। मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ डिग्री और आईक्यू नहीं, हम लोग आईक्यू की बहुत बातें करते रहते हैं, मगर ईक्यू का क्या, एसक्यू का क्या? ये ज़रूरी है कि आप इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट पर भी इक्वली फोकस करें। मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपका फोकस EQ और SQ को भी इम्प्रूव करने पर है, ना कि सिर्फ आप IQ पर फोकस करते हैं। आप उन लोगों में से है। सो दैट्स समथिंग सो वंडरफुल। आई एम ग्रेटफुल। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अभी आप ये वक्त निकाल कर ये वीडियो देख भी रहे हैं। साथ ही साथ अब एक आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज यम और नियम का आखिरी पॉइंट, और वो है ईश्वर प्रणिधाना। मतलब कि हम जो भी कार्य करें, जो भी कर्म करें, वो ईश्वर को सरेंडर होकर करें। अब जब भगवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के बारे में हमें समझाया गया कि भी जो भी कर्म करो फल की इच्छा के बिना करो, तो हमेशा लोगों को इस सवाल खड़ा होता है कि ये कैसे संभव है कि फल की इच्छा हम ना करें। मगर दोस्तों ये संभव है अगर आप हर एक कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके करें। मतलब कि अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये सोचूं कि भाई मैं ये एक हायर पर्पस के लिए बना रहा हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, अल्टीमेटली मैं भगवान जो इस दुनिया में पॉजिटिविटी चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप इसी तरह से हर कार्य में अपने आप को जोड़ दे तो ज़रा सोचिए कि हर एक कार्य आप कितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे, कितना आप विश्वास के साथ करेंगे, आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा। आजकल तो मंडे सुबह सबसे बुरी सुबह बन चुकी है। मतलब कि जब हफ्ता शुरू होता है तभी जाकर हम दुखी हो जाते हैं कि यार अब ऑफिस जाना पड़ेगा या कॉलेज जाना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, आप जो भी कार्य करते हैं अगर आप उसी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? सी, आपके गोल्स है, आपके सपने हैं। कमेंट में लोग मुझे लिखते रहते हैं, सर मैं गोल कैसे अचीव करूं, मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊं। मगर आप जो करते हैं अगर आप उसी को एंजॉय नहीं करेंगे तो आप कैसे और ज़्यादा सफल हो सकते हैं? तो यहाँ पर ये सरेंडर टू गॉड का जो पॉइंट है, तो अपने हर एक कार्यों और कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके कीजिए। स्वीकारिए कि ईश्वर ने अगर आपको ये मौका और काम दिया है तो उसके पीछे कोई डिवाइन रीज़न है। अब यम और नियम तो यहाँ पर ख़त्म हुए, जिसके 5-5 पॉइंट्स को हमने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। मगर अब हम वो 2 स्टेप के बाद योग में अब आगे बढ़ते हैं और वो है आसन और प्राणायाम। अब दोस्तों, फिजिकल फिटनेस को लेकर आसन और प्राणायाम हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बट मैं जानता हूँ कि आज आप बहुत बिजी है। मतलब कि हर दिन 1 घंटे का वक्त निकालना, आसन और प्राणायाम करना लोगों के लिए आज बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। टाइम नहीं है। वैसे तो अगर आप 1 घंटे का वक्त निकालें बेस्ट है, मगर जो ये नहीं कर पाते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज से आप हमारा डायनेमिक योगा अपनाना शुरू कर लीजिए। जब आप
YouTube पर जाकर सिर्फ सर्च करेंगे डायनामिक योगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमारा 15 मिनट का एक प्रोसेस मिलेगा जिसके अंदर प्राणायाम है, बॉडी के कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है और मेडिटेशन है। ये सब कुछ है 15 मिनट के अंदर। और वो 15 मिनट 1 घंटे के आसन, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन के बराबर हो सकता है। उतना पावरफुल सिस्टम है जो कई बरसों पहले मैंने डिज़ाइन किया। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने डिज़ाइन किया, बिकॉज इसका सारा क्रेडिट मेरे लाइफ में जितने भी टीचर्स और गुरु हो चुके हैं जिन्होंने मुझे योग सिखाया है उन्हीं को जाता है। मगर बैक इन 2007 जब पहली बार डायनेमिक योगा हमने शुरू किया, आज 12 साल हो चुके हैं और डायनेमिक योगा को टोटली फ्री में इंडिया के अलग अलग शहरों में हमने कंडक्ट किया है। मगर अब वो YouTube पर अवेलेबल है। ओरिजिनल प्रोग्राम 7 घंटे का है जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, मगर 15 मिनट का ही प्रैक्टिस है जो हर दिन आपको करना है। उसमें से मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें पहली टेक्निक है फास्ट ब्रीथिंग की। जब आप 1 मिनट में 36 सांसें लेते हैं, जब आप फास्ट ब्रीथिंग करेंगे ऑटोमेटिकली कोई भी अगर ब्लॉकेजेस है तो वो खुल जाते हैं। सेकंड उसमें है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नॉर्मली ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है सूर्य और चंद्र नाड़ी, तो हमारा कोई एक नासिका ज़्यादा बंद रहता है, कोई एक ज़्यादा खुला, जिस वजह से जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस के द्वारा ये दोनों दरवाजे ओपन होते हैं और 100% ऑक्सीजन यानी कि प्राण शक्ति हमें मिल पाती है। तीसरा एंड वो है कुंभक, यानी कि सांस को अंदर लेना, रोकना, फिर बाहर छोड़ना, फिर बाहर रोकना। जब आप सांसों को रोकते हैं ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। चौथी एक्सरसाइज जो डायनेमिक योगा में है वो है स्लो कपालभाति और 5वीं है फास्ट कपालभाति। अब कपालभाति के फायदे अनेक हैं। मुझे मौका मिला था कभी स्वामी बाबा रामदेव से मिलने का, और इट वॉज सच अ वंडरफुल मोमेंट कि जब उनके साथ बैठने का मौका मिला, वक्त गुजारने का मौका मिला, और तब उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि स्नेह, आप जब भी कोई तकलीफ़ के साथ आपके पास आई, कोई भी बीमारी लेकर के, तो उसका प्रॉब्लम बाद में सुनना, पहले ये ज़रूर कहना कि भाई कपालभाति करो। यानी कि कपालभाति को सबसे ज़्यादा महत्व ज़्यादातर जगहों पर दिया गया है। मतलब कि आसन नहीं करोगे चलेगा, प्राणायाम करो, और प्राणायाम नहीं करोगे चलेगा, कपालभाति करो। कपालभाति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए कपालभाति के उसमें हमने 2 राउंड्स रखे हुए हैं। अब कुछ लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो सोच भी रहे होंगे कि क्या आज मैं वो प्राणायाम या आसन आपको करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज आप सुपर एक्साइटेड है क्योंकि योगा डे है और आज ही आप सब कुछ कर लेना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आज तो शुरू करना है। आज सब कुछ कर नहीं लेना है, मगर आज से ही एक नई आदत को अपनाना है। जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँ तब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुरंत ही YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए स्नेह देसाई डायनेमिक योगा। ऑटोमेटिकली आपको वो प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा वीडियो देख करके, और अपने पूरे परिवार के साथ रेगुलर प्रैक्टिस में उसे डाल दीजिएगा। उसमें जो छठी एक्सरसाइज है वो फोर्स के साथ आपको सांस अंदर लेना है, फोर्स के साथ बाहर निकालना है, जिसमें 4 टुकड़ों में आप नाक से सांस अंदर लेते हैं और 2 टुकड़े में मुंह से बाहर निकालते हैं। उस एक्सरसाइजेस के फ़ायदे जैसे शीर्षासन या सर्वांगासन के जितने फ़ायदे हैं उतने फ़ायदे मिल जाते हैं, और ब्लॉकेजेस को भी तोड़ने में वो आपको हेल्प करता है। अगर किसी को भी कोई किस्म का हार्ट का ब्लॉकेज है उसमें भी फ़ायदे कारक है। और आखिर में जो 7वां टेक्निक है उसे विशुद्धि क्रिया कहा गया है, जो कोई भी किस्म के थायराइड या गला बैठ जाने के अगर प्रॉब्लम्स किसी को भी रहते हैं तो उसे दूर कराता है। ये एक ऐसा पावरफुल प्रोसेस है कि जिसके द्वारा आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे आपका जो विशुद्धि चक्र है वो ओपन हो जाता है। अब ये 7 टेक्निक जो है वो सभी 1-1 मिनट की है, और एक ही टेक्निक 2 मिनट की है। कुल मिलाकर 8 मिनट का ब्रीथिंग है डायनेमिक योगा में, फिर 2 से 2.5 मिनट के बॉडी के स्ट्रेचिंग, जिसमें आप कोई भी किस्म के फ्रोज़न शोल्डर के प्रॉब्लम या फिर बैक के इश्यूज़ है वो सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। और
आखिर में 4-4.5 मिनट का जो मेडिटेशन का प्रोसेस है वो इतना पावरफुल है, जिसके द्वारा हर दिन जो नेगेटिव विचार आपके अंदर अगर कभी भी आते हैं तो वो उसे दूर कराता है। लोगों के डिप्रेशन तक उस टेक्निक के द्वारा दूर हो चुके हैं। कुल मिलाकर 15 मिनट है। क्या आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को फिट रखने के लिए हर दिन 15 मिनट का भी वक्त नहीं निकाल सकते हैं? हम उतने भी बिजी नहीं हैं दोस्तों। काफ़ी बार जब लोग मुझे लिखते हैं, सर नेगेटिव थिंकिंग का मैं क्या करूं, सर मैं डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलूं, जवाब है 15 मिनट का डायनेमिक योगा हर दिन। अब अगर आप ये सुनकर भी नहीं करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं, जन्नत में तो जाना चाहते हैं, मगर मरना ही नहीं चाहते। मतलब कि आपका कोई भी गोल तभी अचीव होगा जब आप उसके लिए मेहनत करने को राजी होंगे। आपको जो मैं बता रहा हूं उसे आप इम्प्लीमेंट करने को राजी होंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक्शन लेना जरूरी है। तो वापस याद करा दूं, YouTube पर जाकर लिखिए स्नेह देसाई डायनेमिक योगा, ऑटोमेटिकली आपको मेरा 15 मिनट का एक वीडियो मिलेगा। उसे हर दिन प्रैक्टिस करना है। जो प्राणायाम भी है उसके अंदर आपको बॉडी के स्ट्रेचिंग मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन भी मिलेगा। ये सारा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा और ये 24 बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने वाला है, जैसे कि जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलिसिस, फ्रोजन शोल्डर, थायराइड, अस्थमा का प्रॉब्लम, चेहरे पर अगर स्किन के कुछ इश्यूज़ रहते हैं तो वो सभी के लिए फ़ायदेकारक है। सिर्फ 15 मिनट, और उसे मैं ऑफिस योगा कहता हूँ। उसे आप कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं। इसीलिए आपको ना कोई स्पेशल कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज़मीन पर बैठना पड़ेगा। मैं तो कहूँ आप उसे ऑफिस में भी कर सकते हैं और एयरपोर्ट पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कभी भी और कहीं पर भी उसे अपनाया जा सकता है। उतना पावरफुल सिस्टम है हमारा डायनेमिक योगा का। वैसे यहाँ पर मैं आपके साथ अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आपका पूरा ध्यान मेरी ओर है। मैं आशा रखता हूँ कि आप ना दूसरे साइड दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप देख रहे हैं और ना ही कुछ और जगह पर आपका फोकस है। पूरा ध्यान मेरी ओर लेकर आइएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपका बॉडी बना है जीने के लिए 100 से 150 साल। सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग लगता है, मगर ये सच है। हमारा बॉडी बना है 100 से 150 साल जीने के लिए, मगर आराम से हम उसे 50-60 साल तक तो बिगाड़ देते हैं। उसका रीज़न क्या है पता है? हमारा फोकस आउटर पर्सनालिटी पर ज़्यादा है। सोचिए, हमें अगर छोटा सा पिंपल तक हो जाए, दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स और दवाइयाँ लगा देते हैं। अगर हमें फ्रोज़न शोल्डर हो जाए तो हम कुछ आइसिंग करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं। बैक का प्रॉब्लम हो जाए वो बेल्ट पहन लेते हैं। नी का प्रॉब्लम हो जाए लकड़ी का सपोर्ट ले लेते हैं। सवाल, क्या कभी आपने सुना कि कोई नी प्रॉब्लम की वजह से मर गए? क्या आपने कभी सुना किसी को पिंपल हो गया और वो गुजर गया? कभी नहीं। फ्रेंड्स, इंसान का लाइफ का एंड तभी आता है ना कि जब बाहर कुछ होता है, तब जब बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं। ब्रेन बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया, किडनी, लीवर, तो ही इंसान मरता है। अब सुनिएगा ध्यान से। आप जब अच्छा मेकअप लगाते हैं, क्या उससे तंदुरुस्ती इंप्रूव होती है? जब आप बेल्ट पहन लेते हैं, कमर को ठीक कर लेते हैं, तो क्या आपकी रियल तंदुरुस्ती इंप्रूव हो रही है? नहीं। अंदर के बॉडी के जो आपके ऑर्गन्स है ना, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। सुबह उठने पर आपने आईना देखा, मिरर, आपने क्या देखा? बाहर का बॉडी। मुझे बताइए, हार्ट की हेल्थ देखने को मिली है? क्या आपको लीवर की हेल्थ देखने को मिली है? वो मिरर नहीं दिखा सकता। ये फिर क्या दिखाएगा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर 40 साल से ऊपर की उम्र में हैं तो हर 6 महीने पर एक सिंपल सा ब्लड रिपोर्ट निकलवाइए। 40 साल के नीचे है तो साल में एक बार ब्लड रिपोर्ट निकलवाइए, ना कि जब डॉक्टर कहे तब। मगर आपको वो ब्लड रिपोर्ट इसीलिए चेक कराना है जिसमें आप चेक करो आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, आप चेक करो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आप चेक करो कि B12 या D की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, आप चेक करो कि आपके इंटरनल बॉडी में क्या चल रहा है, जो एक सिंपल ब्लड रिपोर्ट आपको दिखाएगा। कभी कभार सिंपल B12 की कमी
कमर की तकलीफ और थकान दे सकती है। कभी कभार लो हीमोग्लोबिन भी एनर्जी लो रख सकता है, आपको फटीग देगा। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चेक करो कि अंदर क्या चल रहा है, और वो अंदर चेक करोगे ना, तभी जाकर पता चलेगा कि डाइट में कहाँ चेंज लाना है और कैसी एक्सरसाइजेस को शुरू करने की ज़रूरत है। क्योंकि बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को तंदुरुस्त रखने पर ही आप लंबा जी सकते हैं, और आपके ऑर्गन्स जो है वो काफ़ी लंबे जीने के लिए बने हैं। आपने सुना होगा किसी का 70-75 साल का उम्र, उसने अपने हार्ट को डोनेट किया था, और वो इंसान का हार्ट अब एक 20 साल के बच्चे के अंदर डाला गया, और वो बच्चा उसके बाद उससे लेकर और 10 साल 20 साल जी लिया। माने हार्ट, बॉडी का जो अंदर का ऑर्गन है, शरीर का अंग, वो तो लंबा जीने के लिए बना था। बस मुद्दा वही है कि अगर आप उसे संभाल लेंगे तो आप लंबा जी पाएंगे। मगर ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप ये कर सकते हैं सिंपल 15 मिनट के डायनामिक योगा के द्वारा। उसमें मैंने आपको जो 7 प्राणायाम दिए हैं, अगर आप उतना भी शुरू कर लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे और आप लंबा जी पाएंगे। सी, 6 पैक एब्स बना लेना वो सच्ची तंदुरुस्ती नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट लगाना जिससे आप गोरे बन जाए, वो तंदुरुस्ती नहीं है। हेयर को स्ट्रेटन करा लेना वो तंदुरुस्ती नहीं है। कुछ डोले शोले बना देना वो तंदुरुस्ती नहीं है। सच्ची तंदुरुस्ती अंदर है, जिसके लिए मैं आपको योग को अपनाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप 15 मिनट का डायनामिक योगा हर दिन शुरू करें। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? इस डिसिप्लिन को अपने परिवार के अंदर ला दीजिए, अपने बच्चों के अंदर ला दीजिए। जब आप रेगुलर बेसिस पर ये करेंगे तभी जाकर बदलाव आएगा। इट इज़ नॉट अबाउट वन डे, इट इज़ नॉट अबाउट योगा डे। आज का दिन तो हमारे लिए एक इनिशिएशन है, इंस्पिरेशन है कि आज से हम शुरू करेंगे, मगर उसे हमेशा के लिए अपनाना है, उसे अपनी आदत में, स्वभाव में ला दीजिए। फ्रेंड्स, आपने हर एक सेलिब्रिटीज़ को आज देखा है कि वो फिटनेस को लेकर अवेयर हो चुके हैं। आज आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी देखा है कि वो फिटनेस और योगा को लेकर कितने सभान और अवेयर हैं। आज महात्मा गांधी भी देश को आज़ाद इसलिए कर पाए थे क्योंकि वो फिट और हेल्दी थे। आज अमिताभ बच्चन जी भी इस उम्र पे अच्छा काम कर रहे हैं और बॉलीवुड के सुपरस्टार है क्योंकि वो फिट है। आज फिटेस्ट स्टार है हमारे अक्षय कुमार, जो रेगुलरली सुबह 4 बजे उठ करके अपने बॉडी को एक्सरसाइज का आनंद देते हैं, उसे डिसिप्लिन में अपनाते हैं। आज बाबा रामदेव जी ने हमें सिखाया कि सुबह जल्दी उठो, योग करो। आप जितने भी महान लोगों के बारे में देखेंगे तो वो सभी एक्सरसाइज और आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन अपना ही रहे हैं। आप मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, आप बिल गेट्स की बात कीजिए, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस, सभी बड़े लोग अपनी लाइफ में सुबह उठकर एक्सरसाइज करते ही करते हैं। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, एक्सरसाइज आवश्यक है, ज़रूरी है। एंड अ क्वेश्चन, एक्सरसाइज के साथ साथ नेवर फॉरगेट कि गलत चीज़ों को अपने बॉडी में ना डालिएगा। मतलब कि स्वाद, टेस्ट के लिए जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा, टेस्ट पूरे बॉडी में कितनी जगह पर है? सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के ऊपर। आपकी टंग, आपकी जीभ 1 स्क्वायर इंच है। अब ज़रा सोचिए, 1 स्क्वायर इंच के टेस्ट के फायदे के लिए इतने स्क्वायर फीट क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो? तो इसलिए आज से जंक फूड अवॉइड करो, बाहर का खाना अवॉइड करो, मिठाइयाँ कम करो। फ्रेंड, जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें आप खा रहे हैं वो तेल से भरी हुई है। जितना भी आप पैकेट वाला कुछ भी खाओगे उसमें फैट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एवरेज इंडिया में लोग जो शुगर लेना चाहिए उससे दिन में डबल ले रहे हैं, और जो सॉल्ट यानी कि सोडियम का इंटेक होना चाहिए वो भी डबल हो रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम पैकेट वाला ज़्यादा खा रहे हैं या बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं।
आज से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि जब भी पैसा खर्च होता है बाहर खाना खाने के लिए, उतनी बार आपकी सेहत खराब हो रही है। जैसे मैं इतने शहरों में ट्रैवल करता हूँ, पिछले हफ्ते मैं सूरत में था, उससे पहले मैं नागपुर में था, अब इसके बाद के हफ्ते मैं पहली बार जलगांव में जा रहा हूँ मेरा चेंज योर लाइफ का प्रोग्राम लेकर। महाराष्ट्र का बेहतरीन शहर जलगांव, जहाँ पर मैं पहली बार जा रहा हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट कि मंडे से वहाँ पर हमारे सेमिनार शुरू हो रहे। मगर ये हर एक शहरों में जहाँ पर भी मैं ट्रैवल करता हूँ, आई मेक श्योर कि मेरा खाना घर से कोई बना करके मेरे लिए लेकर आए। अदरवाइज अगर इतना ट्रैवलिंग के दौरान मैं बाहर का खाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और इसके लिए आप भी अगर घर का खाना खाने का मौका है, एंजॉय कीजिए। 10 दिन में एक आध बार ही मेक श्योर कीजिए कि आप बाहर जाए, मगर 10 दिन में बीच में कभी भी एक पानी पूरी तक नहीं, एक वड़ा पाव तक नहीं, या फिर वो कुरकुरे या वो लेस भी नहीं बीच में 10 दिन में कभी भी। इतना भी आप 9 दिन का डिसिप्लिन अपनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी, फिटनेस में और हेल्थ में आप चेंज देख पाएंगे। सो आज के टॉपिक को फटाफट से मैं समराइज करता हूं। हमने यम और नियम के बारे में सीखा है कि वो डिसिप्लिन हम लेकर आए। हमने जाना कि डायनेमिक योगा का 15 मिनट का प्रोसेस जिसे हर दिन अपनाना शुरू करना है। यूट्यूब के ऊपर आप स्नेह देसाई डायनेमिक योगा सर्च कर सकते हैं। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे आदत में लेकर आए और अपने खाने पीने में भी कुछ चेंजेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे अपनाएं। लेकिन इस नॉलेज को अपने तक सीमित ना रखिएगा, इस नॉलेज को अपने फैमिली को भी बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आज आपने कुछ अच्छा सीखा है तो दोस्तों, नेगेटिव चीज़ों को या कुछ बुरी बातों को तो फटाफट से हम शेयर मार देते हैं। क्यों नहीं, आज कुछ अच्छा है तो उसे शेयर किया जाए। जब आप ये शेयर करेंगे तभी मैं ये मानूंगा, तभी मैं ये बिलीव करूंगा कि आपको ये बातें समझ भी आई है और उससे भी बढ़कर आप उसे हर दिन अपनाने भी वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो आपने अभी तक देखा है और लेट्स से कि 500 लोगों ने देखा है, तो अगर 500 शेयर होंगे तो ही मैं बिलीव करूंगा कि आप आज से मेरी बातों को इंप्लीमेंट करना शुरू करने वाले हैं। अदरवाइज सिर्फ सुन करके ही डिस्कनेक्ट हो जाना था तो दोस्तों, इस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। तो इसे कचरा ना बनाइए, नॉलेज को इंप्लीमेंट कीजिए और तभी जाकर अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं और आप कहते हैं कि आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं या मुझे फॉलो करते हैं या मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, तो वो तभी मैं मानूंगा जब आप कमेंट भी करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर अपने पेज पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।